तो इंस्टा मल्टी मिलियनर वेटर कहानी के एपिसोड नंबर 9 में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें और एक कमेंट करके बताएं कि कहानी आपको कैसी लग रही है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। देव ने कोई बहस नहीं की, हामी भरी और सुनैना के साथ उस ऑटो में बैठ गया। ऑटो बट बट कर शहर की सड़कों पर दौड़ने लगा। ठंडी हवा सुनैना के चेहरों से टकरा रही थी। देव ने ऑटो की उस छोटी सी सीट पर बैठे बैठे सुनैना का हाथ अपने हाथों में थाम लिया। देव ने मुस्कुराकर उससे पूछा, कैसा लग रहा है? आगे से सुनैना ने देव के कंधे पर सिर रखकर कहा, बहुत अच्छा। मुझे इन ऑटो के धक्के और इस सादगी में ही असली सुकून मिलता है देव। वो मर्सिडीज बड़ी आलीशान है, लेकिन ये ऑटो हमें याद दिलाता है कि हमारी जमीन क्या है। उसकी ये बात सुनकर आगे से देव ने गहरी सांस लेकर कहा, बिल्कुल सही कहा तुमने। इसी तरह से करीब 20 मिनट के सफर के बाद ऑटो विशाखापट्टनम यूनिवर्सिटी के उस विशाल मेन गेट के बाहर आकर रुका। देव ने जेब से 100 रुपए का नोट निकाला और ऑटो वाले को देकर सुनैना के साथ बाहर निकल गया। यूनिवर्सिटी का कैंपस सुबह सुबह स्टूडेंट्स की भीड़ से खचाखच भरा था। हर तरफ स्टूडेंट्स ग्रुप्स में खड़े होकर बातें कर रहे थे। देव और सुनैना ने जैसे ही मेन गेट के अंदर कदम रखा, माहौल में एक अजीब सी हलचल शुरू हो गई। देव का वो फटीचर हुलिया, सुनैना के वो साधारण कपड़े देखकर कई अमीर स्टूडेंट्स की नजरें उन पर टिक गई। उस रात रूहानी और निहाल के किस्से के कारण पूरे कैंपस में एक हॉट टॉपिक बना हुआ था। अब वो एक ऐसी लड़की के साथ आ रहा था जिसे सब ठेले वाली के नाम से जानते थे, इसलिए उनको देखते ही लोगों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। तब एक डिजाइनर जैकेट पहने एक लड़के ने अपने दोस्तों से कहा, अरे देखो तो ये वही देवदास है ना, जिसे रूहानी ने वेटर बोलकर लात मारी थी। दूसरे लड़के ने मुंह बनाकर कहा, हाँ यार, और इसके साथ ये देख तो सही कौन है। ये वो आर्ट डिपार्टमेंट की सुनैना है जो सरीपुरम मोड़ पर ठेले पर सैंडविच बेचती है। उनकी ये बातें सुनकर उनके ग्रुप का एक तीसरा लड़का जोर से ठहाका लगाकर हंसा। उसने जोर से हंसकर कहा, भाई, रूहानी ने तुझे छोड़ा तो तुरंत इसके लेवल की अपनी लड़की ढूंढ ली। एक वेटर और एक ठेले वाली। हाँ, क्या रब ने बना दी जोड़ी, कसम से। वहीं देव और सुनैना की सारी बातें साफ साफ सुन रहे थे। सुनैना को ये ताने सुनकर थोड़ा बुरा तो लग रहा था, लेकिन उसकी चाल धीमी हो गई। उसने अपना सिर नीचे किया, लेकिन देव के चेहरे पर एक रत्ती भर भी शर्म और गुस्सा नहीं था। उसके होठों पर एक रहस्यमयी शांत और व्यंग्यात्मक मुस्कान खेल रही थी। उसने सुनैना का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। देव ने बिना उन लड़कों की तरफ देखे सुनैना से कहा, सिर मत झुकाओ सुनैना। जो लोग कीचड़ में पैदा होते हैं उन्हें दूसरों पर कीचड़ उछालने में मजा आता है। उन्हें भौंकने दो। वो दोनों अभी कॉमर्स डिपार्टमेंट के ब्लॉक की तरफ बढ़ ही रहे थे कि अचानक उनके सामने एक चमचमाती लाल रंग की गाड़ी आकर रुकी। ये गाड़ी का दरवाजा खुला और उसमें से कोई और नहीं बल्कि निहाल वर्मा और रूहानी ही आए थे। निहाल ने आज एक बहुत ही महंगी डिजाइनर शर्ट और रोलेक्स की एक सस्ती कॉपी घड़ी पहनी थी। रूहानी ने एक बहुत ही भड़कीली और फैशनेबल शॉर्ट ड्रेस पहनी थी। उसके हाथ में गुच्ची का बैग था। दोनों बिल्कुल एक घमंडी पावर कपल की तरह कार से बाहर आए। जैसे निहाल और रूहानी की नजर सामने के हाथ में पकड़कर देव और सुनैना पर पड़ी, उनके चेहरों पर एक शैतानी और घिनौनी मुस्कान आ गई। रूहानी ने अपने डिजाइनर गोगल्स उतारी और देव को ऊपर से नीचे तक इस तरह देखा जैसे वो कोई कचरा देख रही हो। रूहानी ने बड़ी तेज और चुभने वाली आवाज में कहा, ओ माय गॉड निहाल बेबी, जरा देखो तो सही हमारे सामने कौन है। द ग्रेट लूजर देव। वो तेज आवाज में इसलिए बोल रही थी ताकि आसपास के खड़े सभी बच्चे सुन ले। वहीं उसकी ये बात सुनकर निहाल भी ठहाका मारकर हंसने लगा। अपनी कार के बोनट से टिक कर खड़ा हो गया। निहाल ने आगे ताना मारकर कहा, अरे रूहानी बेबी, तूने कल रात इस बेचारे को क्या छोड़ा? ये तो बिल्कुल सड़क पर आ गया। और ये क्या, इसके साथ ये कौन है? अरे ये तो वही भिखारिन है जो धूप में सैंडविच बेचती है। वाह देव, क्या चॉइस है तेरी। आखिरकार तूने अपनी औकात की लड़की ढूंढ ही ली। फिर उसकी नजर सुनैना पर पड़ गई। उसने बहुत ही गंदे तरीके से मुंह बनाया। आगे से रूहानी ने खिलखिलाकर हंसकर कहा, ओह सच में निहाल, मैंने जब इसे छोड़ा था तो मुझे लगा ये डिप्रेशन में जाकर मर जाएगा, लेकिन ये तो बड़ा स्मार्ट निकला। इसने सोचा कि रूहानी जैसी महंगी लड़की के शौक तो 5-5 सौ के रुपए वेटर वाली नौकरी से नहीं पूरे कर सकता, तो इसने ठेले वाली को फंसा लिया। अब दोनों मिलकर सड़क पर सैंडविच बेचेंगे और लोगों की झूठी प्लेटें धोएंगे।
आसपास खड़े निहाल के चमचे और बाकी स्टूडेंट जोर जोर से हंसने लगे। पूरे कैंपस में देव और सुनैना का एक खुला तमाशा बन रहा था। सुनैना का चेहरा लाल हो गया, वो गुस्से से कांप रही थी। वो आगे बढ़कर रूहानी को एक कचरा करारा तमाचा मारना चाहती थी। उसने चिल्लाकर कहा, तुम लोगों की हिम्मत कैसे? लेकिन देव ने सुनैना का हाथ खींचकर उसे पीछे कर लिया और वो अपनी जगह पर एक मूर्ति की तरह शांत खड़ा था। उसकी उन लाल और खौफनाक आंखों में आज एक अजीब सा सुकून था। लेकिन देव ने लड़का जो कल 25 खूंखार हत्याओं को मौत के घाट उतार चुका था, 12 करोड़ की बिल्डिंग कैश में खरीद चुका था, उसके लिए निहाल और रूहानी के ताने किसी भौंकते हुए पिल्ले की आवाज से कुछ ज्यादा नहीं थे। देव ने निहाल की उस लाल ओडी की तरफ देखा और फिर रूहानी के उस डिजाइनर बैग की तरफ। फिर देव ने एक लंबी गहरी सांस ली और उसके होठों पर एक ऐसी ठंडी रहस्यमयी हंसी उभर आई जिसने रूहानी और निहाल के उस ठहाके को एक ही पल के लिए रोक दिया। देव की एक खामोश हंसी देखकर निहाल चिढ़ गया। निहाल ने गुस्से में आगे बढ़कर कहा, हंस क्या रहा है बे फटीचर? शर्म नहीं आ रही अपनी इस फटी हुई पैंट और अपने ठेले वाली गर्लफ्रेंड को लेकर यहाँ खड़े होने में? देव ने अपनी पैंट की जेब में हाथ डाला जहां से उसकी जादुई अंगूठी छुपी थी। उसने अपनी आवाज को बड़ी धीमा लेकिन इतना भारी और इतना गूंज सीधे निहाल के दिमाग के अंदर छा जाए ऐसा बोला, मैं इसलिए हंस रहा हूं निहाल, क्योंकि तुम दोनों ने मुझ पर तरस आया। तुम लोग अपनी इस किराए की ओडी और बाप के पैसों पर इतना घमंड कर रहे हो जैसे तूने दुनिया जीत ली हो। देव ने रूहानी की तरफ आगे बढ़कर ठंडी नजर घुमाई और रूहानी को देव की उन आंखों में देखकर अचानक एक अजीब सा सिरहन महसूस हुआ। ये वो पुराना प्यार में पागल देव नहीं था, ये आंखों से शिकार करने वाला कोई और ही था। देव ने बड़े ही शांत लेकिन चुभने वाले शब्दों में कहा, और रूहानी, तुम मेरी औकात और मेरी चॉइस की बात कर रही हो। तुमने पैसे के लिए मुझे छोड़ा था, ना कि तुमने कहा था कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। आज तुम निहाल के पैसों पर इतरा रही हो, लेकिन याद रखना, वो पैसे जो तुम्हारे पास हैं वो इसका बाप का है, और जिस लड़की को तुम भिखारिन कह रही हो उसके पैरों की धूल के बराबर भी तुम्हारी हैसियत नहीं। उसके बाद आगे से गुस्से में रिहानी चिल्ला कर बोली, शट अप देव, तुम एक वेटर हो, तुम्हारी औकात क्या है मुझे ये सब कहने की? उसका चेहरा लाल हो गया था। तभी निहाल भी आगे बढ़कर देव के कॉलर को पकड़ने की कोशिश करके बोला, साले तेरी जुबान बहुत। लेकिन इससे पहले कि निहाल का हाथ देव के कॉलर तक पहुंचता, देव ने बड़ी फुर्ती से लेकिन इस तरह से किसी को दिखाई न दे निहाल की कलाई को हवा में ही पकड़ लिया। देव की उंगलियों को लोहे जैसी सख्त पकड़ निहाल की कलाई पर इस कदर कस गई, निहाल की आंखों में एक सेकंड में पानी आ गया। उसे लगा कि उसके कलाई की हड्डियां टूट कर बिखर जाएंगी, जिसे निहाल दर्द से कराह उठा। ये कहते हुए उसका शरीर थोड़ा नीचे की तरफ झुक गया। देव ने अपनी आवाज को बड़ा धीमा किया, सिर्फ निहाल के कानों तक पहुंचने दिया। उसने निहाल के कान में फुसफुसा कर कहा, मुझसे दूर रहना निहाल, ये बाप के पैसों की गर्मी मुझे मत दिखाना। तुम और तुम्हारा ये गुरूर जिस दिन मेरे असली रूप से टकराएगा, उस दिन तुम्हारी ये ओडी और तुम्हारी ये हैसियत दोनों सड़कों पर कबाड़ के भाव बिकेंगी। अभी के लिए इस रूहानी के साथ अपनी इस झूठी आखिरी अमीरी का मजा ले ले, क्योंकि जल्द ये शहर तुम्हारा नहीं रहेगा। देव ने निहाल की कलाई को एक झटके में छोड़ दिया। निहाल अपनी कलाई को पकड़कर पीछे की तरफ लड़खड़ाया और कार के बोनट से जा टकराया। उसका चेहरा दर्द और खौफ से पीला पड़ चुका था। आसपास के स्टूडेंट्स को ये समझ ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। उन्हें बस यही लग रहा था कि निहाल शायद पैर फिसलने से लड़खड़ा गया। देव ने रूहानी की तरफ एक आखिरी बार उस तरस खाने वाली नजर से देखा। देव ने सुनैना का हाथ पकड़ा और बड़े ही शान से बिना मुड़कर देखे कहा, चलो पार्टनर। ये कहकर वो उस पूरे ग्रुप के बीच से रास्ता चीर कर अपनी क्लासरूम की तरफ बढ़ गया। सुनैना जो अभी तक गुस्से में थी, वो देव के इस कॉन्फिडेंस और निहाल की उस बेबसी को देखकर हैरान रह गई थी। उसे समझ आ गया कि देव ने बिना किसी को अपनी दौलत बताए सिर्फ अपने रुतबे और अपनी ताकत से उन दोनों को बोलती को बंद कर दिया। रूहानी और निहाल वहीं खड़े खड़े देव को जाते हुए देख रहे थे। रूहानी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। रूहानी ने चिढ़कर कहा, निहाल, तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? उसने मुझे इतना कुछ सुना दिया और तुम चुप रहे।
निहाल अपनी कलाई को सहला रहा था। उसकी कलाई पर देव की उंगलियों के निशान छप गए थे। वो समझ नहीं पा रहा था कि फटीचर वेटर के हाथों में इतनी भयंकर ताकत कैसे आ सकती है। निहाल ने अपने दर्द को छुपा कर झूठ कहा, मैं मैं उसे बाद में देखूंगा रूहानी, अभी क्लास का टाइम हो रहा है। लेकिन निहाल के दिल में देव को लेकर एक अनजाना खौफ बैठ चुका था। उधर देव और सुनैना अपनी अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे। देव ने कॉमर्स ब्लॉक की तरफ मुड़ना था और सुनैना को आर्ट्स ब्लॉक की तरफ। अलग होने के बाद देव ने सुनैना की तरफ देखा और एक बहुत ही प्यारी मुस्कान दी। देव ने धीरे से कहा, आज की क्लासेस अटेंड नहीं करो सुनैना, किसी की फालतू बातों पर ध्यान मत देना। दोपहर को कैंटीन के पास मिलते हैं, हमें द ग्लास हाउस भी तो जाना है। आज हमें अपने सुदेव के लिए शेफ्स और स्टाफ्स का इंटरव्यू लेना है। सुनैना ने मुस्कुराकर हामी भरकर कहा, ठीक है देव, और हाँ, आज तुम इन पुराने कपड़ों में भी मुझे उस कल वाले अरमाली सूट से ज्यादा हैंडसम लग रही हो। ये कहकर सुनैना तेजी से मुड़ी और शर्माकर अपने ब्लॉक की तरफ भाग गई। देव उसे जाता हुआ देखता रहा। उसके दिल में एक बहुत ही गजब का सुकून था। उसने अपने उस पुराने फटीचर रूप को बरकरार रखकर न सिर्फ जोगिंदर के गुंडों की नजर से खुद को बचा लिया, बल्कि रूहानी और निहाल के ईगो को भी अपनी दौलत दिखाए कुचलना शुरू कर दिया। अब खेल बड़ा ही दिलचस्प मोड़ पर आ चुका था। अंडरवर्ल्ड का वो खूंखार माफिया जोगिंदर पागलों की तरह एक फटीचर देव को पूरे शहर में ढूंढ रहा था, और वो देव विशाखापट्टनम यूनिवर्सिटी के अंदर बिल्कुल बेखौफ होकर अपनी क्लास अटेंड कर रहा था। सुदेव का साम्राज्य आकार ले रहा था। देव की यह सादगी का नकाब उसके दुश्मनों के लिए बड़ा धोखा साबित होने वाला था। एक ऐसा धोखा जो आखिर में उनकी मौत का पैगाम लेकर आएगा। यूनिवर्सिटी कैंपस में सुबह की वो ताजी हवा और पेड़ों से छनकर आती धूप का एक टुकड़ा अलग ही सुकून से भरा था। रूहानी और निहाल वर्मा के उस घमंड के बिना अपनी दौलत का मुजाहिरा किए और सिर्फ अपने रुतबे और अल्फाजों से कुचलने के बाद देव के मन में एक अजब की शांति थी। उसने सुनैना को उसके आर्ट्स ब्लॉक की तरफ विदा किया, खुद कॉमर्स और मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। देव अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था। उसका दिमाग दो अलग अलग दिशाओं में दौड़ रहा था। एक तरफ उसे अपने सुदेव रेस्टोरेंट के लिए शेफ और स्टाफ का इंटरव्यू लेना था, जिसके लिए उसने आज दोपहर का वक्त दिया था। दूसरी तरफ उसे उस अंडरवर्ल्ड डॉन जोगिंदर के स्कॉर्पियन ग्रुप की अगली चाल का इंतजार करना था। वो जानता था कि कल रात कबाड़ खाने में उस खूनी तांडव के बाद जोगिंदर शांत नहीं बैठेगा। देव अपनी उसी उधेड़पुन में खोया हुआ था। सिर झुकाए मैनेजमेंट ब्लॉक के लंबे और चौड़े कॉरिडोर से गुजर रहा था। उसके कानों में आसपास के स्टूडेंट्स बातें कर जो कर रहे थे पड़ी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। तभी देव ने बड़े ही जोर से किसी से टकराया। टक्कर इतनी तेज थी कि सामने वाले के हाथ में कुछ किताबें, एक महंगा और कॉफी का मग छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। कॉफी के कुछ छींटे देव की उस पुरानी और फीकी पड़ चुकी धारीदार शर्ट पर गिरे। एक बड़ी ही तेज, तीखी, कर्कश, घमंड से भरी आवाज पूरे कॉरिडोर में गूंज गई। उसने चिल्लाकर कहा, आहुच, अंधे हो क्या, देखकर नहीं चल सकते? देव ने अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आकर अपनी नजरें ऊपर उठाई। उसके सामने एक लड़की खड़ी थी जो गुस्से में आग बबूला हो रही थी। उसने यूनिवर्सिटी के सबसे डिजाइनर और फैशनेबल शॉर्ट स्कर्ट और एक ब्रांडेड क्रॉप टॉप पहना था। उसके चेहरे पर मेकअप की एक मोटी परत थी। उसके बाल बिल्कुल किसी फैशन मैगजीन के मॉडल की तरह सेट किए गए थे। देव को उसे पहचानने में एक सेकंड भी नहीं लगा। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि देव की ही क्लास की सबसे अमीर और सबसे नखरेबाज, सबसे घमंडी लड़की भूमिका थी। भूमिका सिर्फ एक अमीर बाप की बिगड़ेल बेटी नहीं थी, वो यूनिवर्सिटी की चीयर लीडिंग टीम की लीडर भी थी। पूरे कैंपस में भूमिका और उसका ग्रुप अपनी खूबसूरती और अपने घमंड के लिए जाना जाता था। भूमिका ने देव को पुराने कपड़े और उसकी हालात को देखकर गंदा सा मुंह बनाकर कहा, ओह, तो ये तुम हो देवदास। तुम्हारी तो किस्मत ही खराब है। कल रात रूहानी ने तुम्हें लात मारी और आज सुबह तुमने मेरी इतनी महंगी कॉफी गिरा दी। तुम्हारी औकात भी है इस कॉफी की कीमत चुकाने की। भूमिका का लहजा बिल्कुल वैसा था जैसा अमीर और बिगड़ेल इंसान के एक गरीब के प्रति होता है। लेकिन देव ने कोई पलटवार नहीं किया। उसकी आंखों में वो खौफनाक गुस्सा नहीं आया जो जोगिंदर और निहाल के लिए था, बल्कि देव के चेहरे पर एक बहुत ही शांत और अजीब सी तरसता थी। इस वजह से देव की अतीत, दरअसल कल रात उसने आने वाली जिंदगी में जब सच के साथ एक फटीचर गरीब वेटर हुआ करता था, तब वो यूनिवर्सिटी में अपनी स्कॉलरशिप और अपने खर्चों को बचाने के लिए छोटे मोटे काम किया करता था। भूमिका और उसकी वो पूरी चीयरलीडिंग टीम देव को अपना एक पर्सनल नौकर और आया समझती थी। जब भी उनके टीम की कोई प्रैक्टिस होती,
तो देव उनके लिए कैंटीन से पानी की बोतलें लाना, उनके भारी भरकम स्पोर्ट्स बैग उठाना, उनके अनाउंसमेंट पूरे करना, फोटोकॉपी करवा कर लाने जैसा काम भी करता था। भूमिका को लगता था कि उसने देव को खरीद लिया है और देव वो अपना एक नाजायज हक और अधिकार समझती थी। उसे लगता था कि देव सिर्फ एक हुक्म का गुलाम है और जिसे वो जब चाहे नचा सकती है। और देव देव इस वक्त मजबूरी और रूहानी की खुशी के लिए सब सह लेता था। लेकिन आज देव के पास 15 करोड़ का विला था। सुदेव साम्राज्य का मालिक था। वो चाहता तो एक सेकंड में भूमिका को उसकी औकात दिला दे सकता, लेकिन देव ने ऐसा नहीं किया। देव ने अपने दिमाग में उस सादगी के नकाब वाले प्लान को याद करके सोचा, मुझे अब अपनी पहचान छुपानी है। अगर मैंने अभी इसके सामने अपना रुतबा दिखाया तो मेरी सारी प्लानिंग चौपट हो जाएगी। मुझे अभी कुछ दिन और इस फटीचर देव की एक्टिंग करनी होगी ताकि मैं अपने दुश्मनों को अंधेरे में रख सकूं। यही सोचकर देव ने अपने वो खौफनाक ओरा का अंदर दबा लिया। एक बहुत ही सीधी साधे मासूम और बेबस कॉलेज स्टूडेंट्स की तरह व्यवहार करने लगा। देव ने अपनी नजरें हल्की सी नीची करके कहा, सॉरी भूमिका, मेरा ध्यान कहीं और था। मैं तुम्हारी कॉफी साफ कर देता हूँ। तभी आगे से भूमिका ने झिझक कर कहा, रहने दो, गंदे हाथ से गंदा कर दोगे। लेकिन फिर अचानक उसके चेहरे के भाव बदले। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई। उसने अपनी किसी बहुत बड़ी समस्या का जैसे हल मिल गया। भूमिका ने अपनी आवाज को आदेशात्मक बनाकर कहा, वैसे अच्छा ही हुआ कि तुम यहाँ टकरा गए देव। तुम्हें मालूम है कि पूरे कैंपस में मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। मुझे तुमसे एक बहुत ही जरूरी काम है। तभी देव ने अपनी बेबसी की एक्टिंग में हैरान होकर पूछा, मुझसे क्या काम? कोई असाइनमेंट है या चीयरलीडर्स के बैग उठाने हैं? उसकी बात सुनकर आगे से भूमिका ने अपना सिर पटक कर कहा, अरे नहीं डफर, ये कोई बैग उठाने का काम नहीं। ये बहुत बड़ा काम है। तुम अभी के अभी बिना कोई सवाल पूछे मेरे साथ चलो। उसकी बात सुनकर देव ने हैरान होकर कहा, कहाँ? भूमिका ने देव की शर्ट के बाजू को बड़े ही रफ टफ तरीके से पकड़ा और कहा, यूनिवर्सिटी के बाहर चलते हैं, द ब्रू बीन्स कॉफी कैफे में। मैं तुम्हें वहाँ किसी बहुत खास इंसान से मिलवाना चाहती हूँ। और खबरदार, जो तुमने मना किया, तुम जानते हो ना कि तुम्हारी हमारी टीम में लिए काम करते हो, चुपचाप मेरे पीछे पीछे चलो। देव ने कोई बहस नहीं की और चुपचाप एक आज्ञाकारी नौकर की तरह भूमिका के पीछे पीछे चलने लगा। कॉरिडोर से गुजरते हुए स्टूडेंट्स उन्हें देख रहे थे। उन्हें लग रहा था कि फटीचर देव आज फिर से भूमिका और अमीर लड़कियों की कोई बेगारी करने जा रहा है। वहीं देव मन ही मन हंस रहा था। उसे उस स्थिति की विडंबना का मजा आ रहा था। जो इंसान कल रात तक 25 गुंडों की हड्डियां तोड़ चुका था, वो अरबों के साम्राज्य का मालिक बना था। उसे एक कॉलेज की लड़की अपनी आस्तीन से खींचकर ऐसे लेकर जा रही थी जैसे वो कोई पालतू कुत्ता हो। देव ने अपनी उंगली की उस जादुई अंगूठी को अपने जींस की जेब में गहराई से छुपाकर मन ही मन कहा, चलो देखते हैं क्या नया ड्रामा है। यूनिवर्सिटी के मेन गेट में महज 100 मीटर की दूरी पर द ब्रू बीन्स नाम का एक बड़ा ही फैशनेबल और महंगा कॉफी कैफे था। यहाँ सिर्फ यूनिवर्सिटी के रईस और एलीट बच्चे आते थे। यहाँ की एक कॉफी की कीमत देव जैसे स्टूडेंट्स के पूरे हफ्ते के खाने के खर्चे के बराबर होती थी। भूमिका ने कैफे का कांच का दरवाजा धकेला और अंदर दाखिल हुई। देव उसके ठीक पीछे एक परछाई की तरह अंदर आ गया। कैफे के अंदर हल्की हल्की इंग्लिश म्यूजिक बज रही थी। भुनी हुई कॉफी बीन्स और वनीला का बड़ा ही शानदार महक हवा में तैर रहा था। भूमिका ने कैफे में बिल्कुल कोने वाली प्राइवेट और आरामदायक टेबल चुनी। वो जाकर मखमली सोफे पर बैठ गई। देव को समझ नहीं आ रहा था कि वो बैठे या खड़ा रहे। इसने अपनी एक्टिंग को बरकरार रखकर टेबल के पास चुपचाप खड़ा हो गया। भूमिका ने हुक्म देकर कहा, अरे खड़े क्यों हो, बैठ जाओ सामने। देव ने बिना कोई कुर्सी खींचे बैठ गया। तभी वहां वेटर आया। भूमिका ने अपने लिए कोल्ड कैरामेल फ्रेपचिनो ऑर्डर की। वेटर ने जब देव की तरफ देखा तो देव के पुराने और फीके कपड़े देखकर उसकी भौहें सिकुड़ गई। तभी भूमिका ने देव को नीचा दिखाकर वेटर से कहा, इनके लिए कुछ नहीं, इसकी औकात नहीं है कि यहाँ की कॉफी हजम करने की। ये सिर्फ मेरे साथ एक काम के लिए आया है, तुम बस अपना ऑर्डर लाओ। देव के हाथों पर एक बड़ी ही सूक्ष्म रहस्यमय मुस्कान आ गई। कल ही उसने सुनैना को शहर के सबसे महंगे मॉल में बैठाकर कॉफी पिलाई थी। आज ये लड़की उसे उसकी औकात दिखा रही है। देव ने कुछ नहीं कहा, बस शांति से बैठा रहा। इंतजार करने लगा आखिरी माजरा क्या है। भूमिका ने अपनी लंबी और आर्टिफिशियल पलकें झपका कर कहा, सुनो देव, जिस इंसान से मैं तुम्हें मिलवाने वाली हूँ कोई आम लड़की नहीं। वो मेरी अपनी कजिन सिस्टर है। वो बहुत बड़ी डिजाइनर
है और कंपनी में एक टॉप मैनेजर है, इसलिए जब वो यहाँ आए तो बिल्कुल तमीज से बात करना, अपनी ये फटीचर वाली हरकतें मत दिखाना। देव ने बस अपना सिर हिला दिया। उसने एक बार भी नहीं पूछा कि आखिर उसे यहाँ क्यों लाया गया। वो बस उस नाटक का मजा ले रहा था। करीब 10 मिनट के इंतजार के बाद कैफे के शीशे का दरवाजा एक बार फिर खुला। हाई हील्स के टकटक की एक सदी हुई प्रोफेशनल और स्टाइलिश आवाज कैफे के फर्श पर गूंजी। देव ने अपनी नजरें दरवाजे की तरफ घुमाई। कैफे के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत स्टाइलिश कॉर्पोरेट लुक वाली लड़की दाखिल हुई। उस लड़की की उम्र कब 25 साल की थी और उसका सिल्क का ब्लाउज था। उसके हाथ पर एक प्राडा का हैंडबैग और उसके गले में एक महंगा आईडी कार्ड लटक रहा था। उसके चेहरे पर गजब का कॉन्फिडेंस और प्रोफेशनलिज्म था। ये कोई और नहीं, भूमिका की कजिन सिस्टर अनामिका थी। भूमिका ने जैसे उसे देखा, वो तुरंत अपनी जगह से उछलकर खड़ी हो गई, खुशी से हाथ हिलाने लगी। भूमिका ने उसको आवाज लगाकर कहा, अनामिका दीदी, यहाँ। अनामिका ने भूमिका को देखा और एक बहुत ही प्यारी और थकी हुई मुस्कान के साथ उनकी टेबल की तरफ बढ़ने लगी। अनामिका ने पास आकर भूमिका को गले लगाकर कहा, कैसी हो भूमिका? तुम्हें पता है मैं कितनी बिजी थी। आज तो ऑफिस में वैसे भी बड़ा भूचाल आया हुआ है। हमारे पास एक ऐसा प्रोजेक्ट आ गया है जिसने पूरी डिजाइनिंग टीम की नींद उड़ा दी। तभी आगे से भूमिका ने अपनी दीदी को सोफे पर बैठाकर कहा, अरे दीदी, मुझे पता है आप बहुत बड़ी डिजाइनर मैनेजर हो, लेकिन मेरी भी तो सुन लो। वहीं आगे से अनामिका अपनी कुर्सी पर बैठी रही थी, अपने प्राडा बैग को साइड में रख रही थी कि अभी उसकी नज़र भूमिका के ठीक सामने कुर्सी पर बैठे उस लड़के पर पड़ी। अनामिका की आंखें उस लड़के के चेहरे से टकराई और अगले ही सेकंड अनामिका का शरीर का सारा खून एक झटके में सूख गया। उसकी सांसें उसके गले में अटक कर कांटे की तरह रह गई। उसके चेहरे का वो रिलैक्स और प्यारी सी मुस्कान एक भयानक खौफ और भयंकर सदमे में बदल गई। उसका हाथ, जो वो अपनी बैग की चैन बंद करने के लिए बढ़ा रही थी, वो हवा में कांपने लगा। अनामिका का दिमाग सुन्न हो चुका था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो लड़का जो इस पुरानी फीकी और गंदी नीली जींस में सामने बैठा था, वो लड़का कोई आम फटीचर और स्टूडेंट नहीं था। अनामिका इस चेहरे को, इस इंसान को, उस खौफनाक और रहस्यमयी आंखों को कैसे भूल सकती थी? अनामिका कोई आम मैनेजर नहीं थी। वो विशाखापट्टनम की सबसे बड़े इंटीरियर डिजाइनर आकृति मल्होत्रा की सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर थी। और कल शाम द ग्लास हाउस के नाम के उस 8,000 स्क्वायर फीट की विशाल प्रॉपर्टी के अंदर अनामिका अपनी बॉस आकृति के ठीक पीछे खड़ी थी। उसने खुद अपनी आंखों से देखा था कि कैसे इस लड़के ने अपने उस पुराने स्पोर्ट्स बैग की चैन खोली और उसमें से 500-500 के कड़क नोटों की कड्डियां का एक पहाड़ मेज पर लगा दिया था, पूरे 2 करोड़ रुपए नगद एडवांस के तौर पर। अनामिका ने देखा कि कैसे उसकी बॉस आकृति मल्होत्रा, जो किसी मंत्री को भाव नहीं देती थी, इस लड़के के सामने सिर झुकाकर खड़ी थी। अनामिका ने देखा कि इस लड़के के एक इशारे पर कैसे उस रेस्टोरेंट का पूरा लेआउट बदल दिया गया। यह लड़का विशाखापट्टनम का वो नया रहस्यमयी अरबपति देवांशु ओबरॉय था, सुदैव हॉस्पिटलिटी का अकेला मालिक। वह इंसान जिसके लिए अनामिका और उसकी पूरी टीम कल रात से बिना सोए काम कर रही थी। अनामिका के दिमाग के सायरन बजने लगे। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया। उसने मन ही मन में कहा, ये ये सर यहाँ क्या कर रहे हैं? और ये इन्होंने भिखारियों जैसे कपड़े क्यों पहने हैं? कल तो ये किसी राजा की तरह लग रहे थे। क्या ये कोई भेष बदल कर आए हैं? हे भगवान, मेरी ये बेवकूफ बहन भूमिका इनके सामने कुछ इस तरह से बातें क्या कर रही है? अनामिका का गला पूरी तरह से सूख चुका था। अंडरवर्ल्ड और बिजनेस की दुनिया में काम करने वाली अनामिका जानती थी कि जो इंसान रातों रात 12 करोड़ की बिल्डिंग कैश में खरीद सकता है, वो इंसान किसी भी वक्त किसी को भी बर्बाद कर सकता है। अनामिका ने हड़बड़ाहट में अपनी कुर्सी से उठने की कोशिश की। वो सम्मान में खड़ा होना चाहती थी। उसके कांपते हुए होठ खुले। उसने कांपते हुए धीरे से कहा, सर, बॉस। अनामिका के मुंह से हकलाते हुए 2 शब्द निकले। उसने और देव के सामने बिल्कुल सलाम करने ही वाली थी, तभी देव की उलाल और खौफनाक आंखें सीधे अनामिका की आंखों में गड़ गई। देव ने पलक झपकने के समय में ही कुछ वक्त में स्थिति को भांप लिया। वो समझ गया कि अनामिका कौन है और वो उसे कहाँ देख चुकी है। अगर अनामिका के मुंह से एक शब्द भी निकला तो देव की वो फटीचर वाली पूरी की पूरी कवर स्टोरी यहाँ इस कैफे में धरी रह जाएगी। इससे पहले कि अनामिका के मुंह से सर या बोझ का शब्द बाहर आता, देव ने अपनी नजरों में एक ऐसा भयंकर और खौफनाक दबाव पैदा किया जिसने अनामिका की रूह को कपा दिया। देव ने बिल्कुल भी कोई हरकत नहीं की। बस उसने अपनी आंखों को हल्का सा सिकोड़ा
बहुत ही सूक्ष्म तरीके से अपने सिर को बाएं से दाएं हिलाया और नहीं, वो इशारा इतना तेज, इतना ठंडा और इतना कमांडिंग था कि राज से पर्दा उठेगा ही नहीं। अनामिका के होठ आपस में सिल गए, उसके गले की आवाज निकलना बंद हो गई। देव ने आंखों में चीख चीख कर अनामिका के लिए एक खामोश चेतावनी दे रही थी। उसने इशारे में ही अनामिका से कहा था, अगर तूने यहाँ मेरे राज से पर्दा उठाया, अगर तूने मुझे पहचाना, तो तेरी और तेरी बॉस आकृति की कंपनी को मिट्टी में मिला दूंगा। चुपचाप बैठ जा। अनामिका एक बहुत ही स्मार्ट कॉर्पोरेट लड़की थी और तुरंत समझ गई कि अरबपति बॉस बिना किसी अंडरकवर मिशन पर है या किसी वजह से अपनी पहचान छुपा रहा है। वो तुरंत अपनी सीट पर वापस धम से बैठ गई। उसका पूरा शरीर अभी भी कांप रहा था। उसने अपने होठों को कसकर बंद कर लिया और अपनी नजरें देव के चेहरे से हटाकर अपनी बहन भूमिका पर कर ली। भूमिका, जो अपने फोन में किसी सेल्फी फिल्टर को चेक कर रही थी, उसे इस खामोश इशारे, खौफ और आंखों में हुई भयंकर बातचीत का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं हुआ। वो अपनी ही दुनिया में मगन थी। भूमिका ने फोन टेबल पर रखकर बड़ी ही चहकती हुई आवाज में कहा, तो दीदी, मैंने आपको कहा था ना कि मैं आपकी उस प्रॉब्लम का एक बहुत ही शानदार सॉल्यूशन ढूंढ कर लाऊंगी। देखो, ले आई मैं। ये कहते हुए भूमिका ने अपने हाथों से सामने बैठे देव की तरफ इशारा किया। अनामिका की आंखें फटी रह गई। सॉल्यूशन? ये करोड़पति बॉस भूमिका की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे हो सकता है? अनामिका ने बहुत ही मुश्किल से अपनी कांपती हुई आवाज को नॉर्मल करके पूछा। भूमिका, ये कौन है? वो देव को तू या ये लड़का बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। उसकी ये बात सुनकर भूमिका जोर से हंसने लगी। उसने हंसकर कहा, "हाँ, अरे दीदी, आप बिना, ये कोई वीआईपी नहीं है जो आप इतना इज्जत से पूछ रही हैं। इसका नाम देव है। ये हमारे मैनेजमेंट ब्लॉक का स्टूडेंट है और सच बताऊं तो ये हमारे पूरे कॉलेज का सबसे बड़ा फटीचर, सबसे गरीब और सबसे बड़ा लूजर है। हम चीयरलीडर्स को ऐसा अपना आया और नौकर बनाकर रखते हैं। ये हमारे बैग उठाता है। कल रात ही इसकी गर्लफ्रेंड ने इसे वेटर बोलकर लात मारी है। उसके शब्द सुनते ही अनामिका को लगा कि उसे अभी इसी वक्त हार्ट अटैक आ जाएगा। अनामिका के दिमाग के तार उड़ने लगे। उसने मन ही मन में सोचा, लूजर, फटीचर, नौकर, भूमिका पागल हो गई है क्या? ये इंसान जिसने कल 2 करोड़ का नगद एडवांस फेंका था, जो सुदेव का मालिक है, उसे मेरी बहन फटीचर बोल रही है। हे भगवान, अगर सर को गुस्सा आ गया तो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अनामिका ने डरी हुई नजरों से देव की तरफ देखा, इस उम्मीद में कि देव अभी भड़क जाएगा। लेकिन देव के चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि वो बड़े मजे से अपने दोनों हाथों को सीने पर बांधे अपनी कुर्सी से पीछे टेक लगाए बैठा था। उसके होठों पर एक बहुत ही शांत और मजाकिया मुस्कान थी, जैसे वो कोई कॉमेडी फिल्म देख रहा हो। देव इस पूरे ड्रामे को एंजॉय कर रहा था। अनामिका ने अपना पसीना पोंछ कर कहा, भूमिका, प्लीज तुम ये क्या बोल रही हो? तभी आगे से भूमिका ने हंसकर कहा, अरे मैं सच बोल रही हूँ दीदी। भूमिका ने अपनी बात को जारी रखकर बम फोड़ा, जिसने देव के पैरों तले से कुछ भी पलों में जमीन खिसका दी। भूमिका ने मेज के आगे तरफ झुककर बड़े ही सीरियस होकर देव की तरफ देखा और अपनी बात को आगे बढ़ाकर कहा, देव, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी काम है। अगर तुम मुझे मना नहीं कर सकते, तुमने आज से मेरी इस अनामिका दीदी का बॉयफ्रेंड बनना है। भूमिका के मुंह से बॉयफ्रेंड शब्द निकलते ही कैफे के उस कोने में एक ऐसा सन्नाटा छा गया जो शायद कब्रिस्तान से भी नहीं होता। अनामिका का दिल धड़कना बंद हो गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे लगा कि अब धरती फटे और उसके अंदर समा जाए। वो अपनी इस बेवकूफ बहन का मुंह नोच लेना चाहती थी। वहीं अनामिका ने मन ही मन में कहा, ये क्या बकवास कर रही है? मैं इस अरबपति बॉस को अपना बॉयफ्रेंड बनाऊंगी? अनामिका मन ही मन चीख रही थी। देव, जो अभी तक कुछ शांत और तटस्थ बैठा था, भूमिका की यह बात सुनकर एक सेकंड के लिए स्तब्ध रह गया। देव ने अपनी बाहें उठाकर एक बहुत ही मासूमियत सी एक्टिंग करके पूछा, बॉयफ्रेंड मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। भूमिका भूमिका ने गहरी सांस ली। अपनी मास्टर प्लानिंग को समझाना शुरू करके कहा, देखो देव, बात यह है कि मेरी ये जो अनामिका दीदी है ना, इस शहर के एक बहुत ही अमीर और हैंडसम लड़के से प्यार करती है। उस लड़के का नाम समीर है। समीर के पास बहुत पैसा है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। दीदी उसे शादी करना चाहती है और समीर भी शायद दीदी को पसंद करता है, लेकिन ये कहते हुए भूमिका ने मुंह बनाकर आगे कहा, लेकिन वो समीर दीदी के सामने अपने प्यार का इजहार नहीं कर रहा। वो बस दीदी को एक अच्छी दोस्त मानता है। वो कमिटमेंट देने से डर रहा है।
तो मैंने दीदी को एक आइडिया दिया है। ये कहते हुए भूमिका ने अपनी उंगलियों से हवा में चुटकी बजाकर कहा, जेलिसी, जलन। लड़कों को जब तक जलन फील नहीं होती वो प्यार का इजहार नहीं करते। मैंने दीदी से कहा कि हम समीर को दिखाएंगे कि दीदी की जिंदगी में कोई आ गया है और उसके लिए हम एक फेक बॉयफ्रेंड यानी एक झूठे आशिक की जरूरत है। देव अब इस ड्रामे की गहराई में पहुंच चुका था। उसे समझ आ गया कि अमीर लड़कियां किस तरह की सही दुनिया में जीती हैं। देव ने अपनी हंसी को बड़ी मुश्किल से रोककर बहुत ही सीधेपन से कहा, तो फिर तुमने मुझे क्यों चुना? मैं तो एक फटीचर हूं ना। समीर तो बहुत अमीर है, वो मुझे देखकर क्यों जलेगा? तभी भूमिका ने ताली बजाकर कहा, यही तो मास्टर स्ट्रोक है देव। अगर हम किसी और अमीर हैंडसम लड़के को दीदी का बॉयफ्रेंड बनाते तो शायद समीर को लगता कि दीदी को उससे अच्छा लड़का मिल गया और वो पीछे हट जाता। लेकिन ये कहते हुए देव ने भूमिका के अपमानजनक नजरों से देखकर आगे कहा, लेकिन जब ये समीर देखेगा कि अनामिका दीदी को जैसा खूबसूरत और क्लासी लड़की ने तुम्हारे जैसे घिसे पीटे गरीब और लूजर टाइप के वेटर को अपना बॉयफ्रेंड बना लिया, तो समीर का ईगो तो भयंकर ठेस लगेगी। वो सोचेगा कि अरे ये वेटर अनामिका बॉयफ्रेंड बना लिया, तो ये अनामिका कचरे के साथ क्यों घूम रही है? मैं तो इससे 1000 गुना बेहतर हूँ। और तब उसका ईगो जलन में आकर वो समीर तुरंत दीदी को प्रपोज कर देगा। भूमिका की ये सारी पूरी लॉजिक सुनकर देव को इतनी जोर से हंसी आई कि वो अपनी कुर्सी पर पीछे की तरफ होकर सच में ठहाका लगाकर हंसने लगा। तभी देव की हंसी कैफे में गूंज उठी। वो जोर से हंसा। देव को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी विडंबना पर हंसी आ रही थी। वो इंसान जिसने कल रात 25 खूंखार गुंडों को अपने नंगे हाथों से मौत के घाट उतार दिया था, जिसने जोगिंदर जैसे अंडरवर्ल्ड डॉन को खुली चुनौती दे दी थी, जो 15 करोड़ के विला में रहता था, जो विशाखापट्टनम का अगला राजा बनने वाला था, उस इंसान को आज कचरा लूजर बताकर एक फेक बॉयफ्रेंड के रोल के लिए हायर किया जा रहा था, ताकि किसी 2 कौड़ी के अमीरजादे को जलन फील करवाई जा सके। देव की हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। भूमिका ने चिढ़कर कहा, तुम हंस क्यों रहे हो इडियट? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हें मेरी दीदी के साथ उठने बैठने का मौका मिलेगा। हम तुम्हें इसके लिए कुछ पैसे भी देंगे। देव तो हंस रहा था, लेकिन अनामिका की हालत बड़ी खराब थी। उसके चेहरा पसीने से पूरी तरह भीग चुका था। वो मेज के नीचे से भूमिका के पैर पर बार बार लात मार रही थी। चुप हो जा बेवकूफ लड़की। लेकिन भूमिका समझ ही नहीं रही थी। अनामिका ने डरी हुई नजरों से देव को देखा। उसे लगा कि देव की यह हंसी एक तूफान से पहले की शांति है। वो जानती थी कि देव अब भड़केगा और भूमिका को उसकी औकात दिखाएगा। अनामिका ने बहुत ही कांपती हुई आवाज में कहा, भूमिका प्लीज तुम चुप हो जाओ। मुझे मुझे कोई फेक बॉयफ्रेंड नहीं चाहिए, और ये मेरे बॉयफ्रेंड नहीं बन सकते। प्लीज इन्हें जाने दो। तभी भूमिका ने जिद करके कहा, अरे दीदी आप टेंशन क्यों ले रही हो? ये देव हमारा नौकर है। ये वही करेगा जो मैं कहूंगी, है ना देव? तुम्हें बस आज शाम को दीदी के साथ समीर की पार्टी में जाना है और दीदी का हाथ पकड़कर ऐसा नाटक करना है जैसे तुम दोनों बड़े प्यार में हो। देव ने अपनी हंसी को कंट्रोल किया। उसने अपनी कोहनी को मेज पर टिकाया और बड़ी ही गहरी नशीली आंखों से अनामिका की तरफ देखा। देव की उन आंखों में अनामिका के लिए बहुत ही स्पष्ट मैसेज था। देव ने बिना कुछ बोले सिर्फ अपने रुतबे और आंखों से अनामिका को खौफ में डालकर मन ही मन कहा, तो मिस डिजाइनर मैनेजर, तुम चाहती हो तुम्हारा ये अरबपति बॉस तुम्हारे लिए एक लूजर फेक बॉयफ्रेंड का रोल प्ले करे? अनामिका ने देव की नजर पड़ ली। उसने तुरंत अपना सिर ऐसे हिलाया जैसे वो गिड़गिड़ा रही हो। उसने कांपते हुए कहा, नहीं सर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ये मेरी बहन पागल है। लेकिन देव का दिमाग कुछ और ही सोच रहा था। देव को याद आया कि उसे आज दोपहर के बाद कोई खास काम नहीं था। सुदेव का कंस्ट्रक्शन आकृति संभाल रही थी और जोगिंदर के गुंडे अभी छुप कर बैठे थे। सुनैना भी अपनी क्लासेज में थी। इसलिए देव ने मन ही मन सोचा, यह ड्रामा बड़ा मजेदार लग रहा है। इस सादगी के नकाब को और भी गहरा करने के लिए बड़ा अच्छा मौका है। जब मैं इस अनामिका के साथ उस अमीरजादे समीर की पार्टी में जाऊंगा तो मुझे इस शहर के रईसों की खोखली दुनिया को और करीब से देखने का मौका मिलेगा। और वैसे भी मुझे इस अनामिका को अपनी मुट्ठी में रखना है, ताकि ये आकृति को मेरा राज न बता दे। ये सोचकर देव ने अपने चेहरे पर फिर से वो मासूम और फटीचर वाला भाव लाया। देव ने एक बहुत ही शांत आवाज में कहा, ठीक है भूमिका, अगर तुम्हारी दीदी इसी में खुश है तो मैं फेक बॉयफ्रेंड का नाटक करने के लिए तैयार हूँ। उसकी इस बात से अनामिका की धड़कनों में एक बार फिर उसे रोक दिया।
उसकी ये बात सुनकर अनामिका के मुंह से चीख सी निकली। उसने हैरान होकर कहा, क्या? नहीं, आप मतलब तुम ऐसा मत करो। लेकिन तभी भूमिका ने खुशी से ताली बजाकर कहा, क्यों दीदी, देव तो मान गया। देखो देव, आज रात 8 बजे शहर के उस सबसे महंगे पब द लाउंज में समीर की एक प्राइवेट पार्टी है। तुम्हें वहीं आना है। दीदी, तुम्हें बाहर ही मिल जाएंगी। और हाँ, कोशिश करना कि कोई थोड़े ढंग के कपड़े मांग कर पहन लेना, ताकि तुम थोड़े साफ सुथरे भिखारी लगो। ये कहते हुए भूमिका ने अपने प्राड़ा बैग को उठाया और अनामिका की तरफ देखकर कहा, दीदी मेरा काम हो गया, अब मैं अपनी क्लास लेने जा रही हूँ। आप देव को समझा देना उसे पार्टी में क्या क्या करना है। ये कहते हुए देव ने तरफ हिकारत भरी नजर डाली और अपनी हील्स खटखटाती हुई कैफे से बाहर निकल गई। भूमिका के जाते ही उस कैफे के कोने वाले टेबल पर एक ऐसा सन्नाटा छा गया जो मौत से भी ज्यादा डरावना था। अब टेबल पर सिर्फ दो लोग बैठे थे। एक तरफ विशाखापट्टनम का सबसे नया, सबसे अमीर और सबसे खूंखार अरबपति किंग देवांशु ओबरॉय। दूसरी तरफ वो बेबस, डरी हुई, पसीने से तरबतर मैनेजर अनामिका। देव ने अपनी पीठ को सोफे से टिकाया। उसने अपने पैर को दूसरे पैर पर चढ़ाया और अपनी फटीचर वाली मासूमियत को एक ही सेकंड में उतार फेंका। अब देव की आंखों में एक भयंकर खौफ था। वो मेंटल डोमिनेंस और वो राजाओं वाला गुरूर वापस आ चुका था। तभी देव ने अपनी ठंडी और गहरी आवाज में खामोशी को तोड़कर कहा, तो अनामिका जी बताइए, आज रात की पार्टी में मैं आपके इस फेक बॉयफ्रेंड के रोल में कितनी अच्छी एक्टिंग करूं? ये शब्द सुनते ही अनामिका के सब्र का बांध टूट गया। वो अपनी कुर्सी से उठी और वहीं देव के सामने घुटनों के बल बैठ गई। उसने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए। उसकी आंखों से डर के मारे आंसू बहने लगे। तभी अनामिका गिड़गिड़ाने लगी। उसने गिड़गिड़ा कर कहा, सर, बॉस, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी बहन बेवकूफ़ है सर। वो नहीं जानती कि आप कौन हैं। आप तो सुदैव के मालिक हैं। आप मेरे फेक बॉयफ्रेंड। हे भगवान, मैं तो ये सोचकर ही मर जाऊंगी। प्लीज सर, इस ड्रामे को यहीं खत्म कर दीजिए। मैं आकृति मैम या किसी को भी इस रूप के बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। प्लीज मुझे मेरी नौकरी से मत निकालिएगा। देव ने अनामिका को घुटने पर बैठे हुए देखा तो उसके चेहरे पर एक बहुत ही खतरनाक और शैतानी मुस्कान आ गई। देव ने बहुत ही शांत और हुक्म देने वाली आवाज में कहा, उठो अनामिका, घबराओ मत। अनामिका कांपते हुए वापस कुर्सी पर बैठ गई। तभी देव ने आगे की तरफ झुककर अनामिका के आंखों में देखकर कहा, तुमने मेरी पहचान को राज रखने का बहुत समझदारी का काम किया और मुझे ऐसे समझदार लोग पसंद है। तुम्हारी नौकरी बिल्कुल सुरक्षित है। लेकिन ये कहते हुए देव की मुस्कान और भी गहरी हो गई। उसने मुस्कुराकर आगे कहा, लेकिन वो जो फेक बॉयफ्रेंड वाला ड्रामा तुम्हारी बहन ने रचा है, मुझे दिलचस्प लगा। मैं आज रात 8 बजे ब्लू लाउंज में आऊंगा और मैं ठीक उसी तरह आऊंगा जैसे तुम्हारी बहन चाहती है, एक गरीब फटीचर और लूजर बॉयफ्रेंड बनकर। उसकी ये बात सुनकर अनामिका की आंखें फटी रह गई। उसने हैरान होकर कहा, लेकिन लेकिन क्यों सर, आप तो अरबपति, आप उन अमीरजादों के ताने क्यों सुनेंगे? तभी देव ने अपनी आंखों में एक आग के साथ कहा, क्योंकि अनामिका, उन अमीरजादों का वो झूठा घमंड जब इस फटीचर देव के सामने चकनाचूर होगा तो उसका नज़ारा बहुत ही शानदार होगा। तैयार रहना अपनी इस नई लव स्टोरी के लिए। आज रात 8 बजे मिलते हैं। देव अपनी कुर्सी से उठा। उसने अनामिका के कांपते हुए कंधे को एक बॉस की तरह थपथपाया और बिना पीछे मुड़े कैफे से बाहर निकल गया। वहीं अनामिका अपनी वहीं कुर्सी पर बैठी रह गई। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। वो जिस अमीरजादे समीर को जलाने के लिए एक बॉयफ्रेंड ढूंढ रही थी, उसे अंदाजा नहीं था कि वो बॉयफ्रेंड असल में एक ऐसा वर्ल्ड का बादशाह और अरबपति सुनामी है जो आज उस रात समीर की पार्टी को अपने पूरे जूतों के नीचे कुचलने के लिए आ रहा है। रात को ब्लू लाउंज अब एक बहुत धमाके का इंतजार कर रहा था। द ब्रू बीन्स कैफे उस शांत और एयर कंडीशनड माहौल में एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया। शीशे का वो भारी दरवाजा देव के बाहर निकलते ही एक हल्की सी क्लिक की आवाज के साथ बंद हो गया। बाहर की तेज धूप में देव की वो पुरानी घिसी हुई नीली जींस, धारीदार शर्ट वाली परछाई धीरे धीरे धुंधली होकर भीड़ में गायब हो गई। लेकिन उस कैफे के अंदर मखमली सोफे पर बैठी अनामिका की हालत अभी भी किसी ऐसे इंसान जैसी थी जो अभी अभी किसी बहुत बड़े तूफान के बीच से जिंदा बचकर निकला हो। उसने उसकी उंगलियां अभी भी डर के मारे बैग के लेदर को कसकर जकड़े थी। अनामिका ने एक लंबी और कांपती हुई सांस लेकर अपने आप से फुसफुसा कर कहा, हे भगवान, मुझे तो लगा कि आज मेरी जिंदगी, मेरा करियर, सब कुछ खत्म हो गया। वो इंसान, वो देवांशु ओबरॉय, वो कोई आम अरबपति नहीं है। उसकी आंखों से मैंने जो खौफ देखा
वो कोई आम इंसान की आंखों में नहीं हो सकता। अगर उसे जरा भी गुस्सा आ जाता तो 1 सेकंड में मेरी और आकृति की कंपनी को मिट्टी में मिला देता। अनामिका ने पानी का गिलास उठाया। उसके हाथ इतने कांप रहे थे कि गिलास उसके दांतों से टकरा रहा था। उसने एक ही सांस में पूरा पानी पी लिया। पानी पीने के बाद अनामिका ने अपनी आंखें बंद की और अपनी धड़कनों को शांत करने की कोशिश की। 5 मिनट बीत गए। जैसे जैसे देव का वो खौफनाक और मेंटल डोमिनेंस वाला ओरा कैफे के उस कोने में कम होने लगा, वैसे वैसे अनामिका के दिमाग पर बंद पड़े तार फिर से जुड़ने लगे। एक बहुत ही शातिर और कॉरपोरेट दुनिया की चालाक मैनेजर होने के नाते अनामिका का दिमाग सिर्फ डिजाइन बनाने में बड़ा तेज नहीं था, बल्कि मौकों को भी भुनाने में वो माहिर थी। अनामिका ने अपनी आंखें खोली। अब उसकी आंखों में वो डर, वो बेबसी और वो घबराहट पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। उसकी जगह एक बहुत ही गहरी, शातिर और खतरनाक चमक ने ले ली। अनामिका ने अपने आप को बहुत ही धीमी, रहस्यमयी आवाज में कहा, 1 सेकंड। उसका दिमाग इस बातचीत को एक एक बार दोबारा से प्रोसेस कर रहा था, जो कुछ पल पहले देव के साथ हुई थी। अनामिका के दिमाग में बत्तियां जलने लगी। उसने मन ही मन में सोचा, देव ने मना नहीं किया। इतना बड़ा अरबपति जो 12 करोड़ नगद के झटके में बिल्डिंग खरीद ले, जिसके पास इतना पैसा वो पूरे शहर को खरीद ले, उसने मेरी इस बेवकूफ बहन भूमिका के उस फेक बॉयफ्रेंड घटिया प्रस्ताव को ठुकराया क्यों नहीं? वो चाहता तो 1 सेकंड में अपनी औकात दिखाकर हम दोनों बहन को कैफे से बाहर फेंकवा सकता था। ये सब सोचकर अनामिका की आंखों में एक चमक और तेज हो गई। उसने मन ही मन कहा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय उसने कहा कि ड्रामा दिलचस्प लगेगा। उसे उन्होंने कहा कि रात 8 बजे पार्टी में मेरे बॉयफ्रेंड के रूप में आएगा। अनामिका के चेहरे पर एक ही भाव में 180 डिग्री बदल गया। जो चेहरा कुछ देर पहले खौफ में पीला था, अब उस चेहरे पर एक शातिर, घमंडी, लालच से भरी मुस्कान तैरने लगी। अनामिका ने अपनी वो महंगी लाल लिपस्टिक वाली मुस्कान को आईने में देख कर कहा, समीर। अनामिका ने अपने होठों पर एक लड़के का नाम लेकर बड़ी ही गंदी और घिनौनी चीज की तरह उसे बोला। उसने मन ही मन खुद को कहा, समीर वो 2 कौड़ी का अमीरजादा जिसके पास सिर्फ अपने बाप की कुछ करोड़ों की प्रॉपर्टी है, जो एक मर्सिडीज लेकर खुद को शहर का राजा समझता है। मैं उस बेवकूफ और कमिटमेंट से भागने वाले समीर के पीछे अपना वक्त बर्बाद क्यों कर रही हूँ? अनामिका का दिमाग अब 7वें आसमान पर उड़ान भर रहा था। उसने अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाया और अपनी ठोड़ी के नीचे रखकर बहुत गहरी सोच में डूब गई। अनामिका ने अपने दिमाग में पूरा गणित बैठा लिया। उसने मन ही मन खुद से कहा, मुझे उस समीर से आखिर चाहिए ही क्या था? पैसा, ऐशो आराम और एक ऐसी जिंदगी जहां मुझे नौकरी न करनी पड़े, जहां मैं रानी बनकर रहूं। समीर मुझे वो दे सकता था, लेकिन अनामिका की आंखों में अब साक्षात लालच का दानव नाच रहा था। अनामिका ने खुशी और एक्साइटमेंट से अपनी मुट्ठी को भींच कर कहा, लेकिन अब मेरे सामने एक ऐसा इंसान खड़ा है जो उस समीर जैसे 100 लड़कों को अपनी जेब में रखकर घूम सकता है। देवांशु ओब्रॉय, एक ऐसा अरबपति जो 2 करोड़ रुपए नगद देकर एडवांस में ऐसे काम करवा सकता है जैसे कागज के टुकड़े हों, जो रातों रात 15 करोड़ का विला खरीद सकता हो। अगर समीर एक तालाब है तो देवांशु ओब्रॉय एक ऐसा समंदर है जिसकी गहराई का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। अनामिका की आंखें अब खौफ से नहीं बल्कि लालच और एक बड़े सपने के सच होने की उम्मीद से तेज हो रही थी। अनामिका ने एक बहुत ही शातिर मुस्कान के साथ कहा, और सबसे बड़ी बात, ये इतना बड़ा अरबपति आज रात मेरी बहन के कहने पर मेरा बॉयफ्रेंड बनकर पार्टी में आ रहा है। वो चाहे इसे एक नाटक समझ रहा हो, चाहे इसे एक खेल समझ रहा हो, लेकिन ये मेरा सबसे बड़ा मौका है। अनामिका ने उसे उस प्राडा बैग को अपनी बाहों में बड़े ही प्यार से ऐसे लगाया जैसे उसने दुनिया की सबसे बड़ी लॉटरी जीत ली हो। अनामिका का दिमाग अब पूरी तरह से पलट चुका था। उसे अब इस समीर से कोई मतलब नहीं था। समीर अब उसके लिए इस कचरे के डिब्बे से ज्यादा कुछ नहीं था। अब उसकी नजरें चील की तरह सीधे देव पर टिकी थी। अनामिका ने अपने मन ही मन चाल बनाकर कहा, हाँ, वो देव फटीचर कपड़े पहनकर आएगा और वो समीर और उसके दोस्तों के ताने सुनेगा। वो एक नाटक करेगा, लेकिन मुझे इस नाटक को नाटक नहीं रहने देना। अनामिका ने अपने होठों पर जीभ फेरी। उसकी आंखों में एक अजीब सी वासना थी। लालच का मिश्रण आ गया था। उसने खुद से कहा, मुझे अब उस अमीर समीर की जेलसी फील नहीं करवानी। मुझे उस समीर को कोई परवाह नहीं। अब मेरा एक ही लक्ष्य है, देवांशु ओब्रॉय को अपने जाल में फंसाना। अगर मैंने आज रात अपनी खूबसूरती, अपनी अदा और अपनी समझदारी से इस अरबपति के दिल में अपनी जगह बना ली, अगर मैंने इसे एक फेक बॉयफ्रेंड के नाटक को सच्ची आशिकी में बदल दिया,
तो कल सुबह मैं इस शहर के सबसे बड़े साम्राज्य सुदेव की मल्लिका बनूंगी। अनामिका को लगने लगा कि शायद देव ने इस नाटक के लिए हाँ इसलिए कहा क्योंकि वो अंदर ही अंदर अनामिका की खूबसूरती से इम्प्रेस हो गया। आखिर अनामिका थी बड़ी खूबसूरत। उसका फिगर, उसका ड्रेसिंग सेंस, उसका कॉर्पोरेट लुक किसी भी आम लड़के को दीवाना बना सकता था। अनामिका को अपनी इस खूबसूरती का घमंड था। तभी अनामिका ने हंसकर कहा, भूमिका मेरी बेवकूफ बहन, तूने मुझे समीर को जलाने का आइडिया दिया, लेकिन अनजाने में तूने मेरी किस्मत की चाबी मेरे हाथों में थमा दी। आज रात मैं उस पार्टी में वो कहर ढाऊंगी कि देवांशु ओबरॉय खुद आकर मुझे अपनी रानी बनाने का प्रपोजल देगा। अनामिका ने तुरंत अपना फोन निकाला, अपनी बॉस आकृति मल्होत्रा को मैसेज किया, मैम आज मैं हाफ डे ले रही हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं, लेकिन मैं कल सुबह द ग्लास हाउस में काम पूरी तरह से फोकस करूंगी। तभी दूसरी तरफ से आकृति का रिप्लाई आया और उसने लिखा, ओके अनामिका, टेक केयर। अनामिका ने फोन वापस बैग में रखा, वो अपनी जगह से उठी। अब उसके चलने के अंदाज में वो पहले वाला डर नहीं था, बल्कि एक ऐसी शातिर बिल्ली की चाल थी से दूध की रखवाली मिल गई हो। उसने कैफे के बाहर कदम रखा। विशाखापट्टनम की उस चिलचिलाती धूप में भी अनामिका को अब कोई गर्मी महसूस नहीं हो रही थी। वो सीधे अपने घर की तरफ निकल पड़ी, क्योंकि आज रात उस सबसे बड़े शिकार को फंसाने के लिए उसे अपनी जिंदगी के सबसे कातिलाना, सबसे खूबसूरत ड्रेस चुननी थी। उसे खुद को एक ऐसे हुस्न के जाल में ढालना था जिससे बचकर निकलना किसी भी मर्द के लिए नामुमकिन हो। जहां एक तरफ अनामिका कैफे में बैठकर देव को फंसाने और उसकी दौलत की मालकिनी बनने के सपने बुन रही थी, वहीं दूसरी तरफ देव इन सब सतही और लालची साजिशों से कोसों दूर अपने एक बहुत ही सच्ची और सादी प्यारी दुनिया में जी रहा था। देव कॉमर्स ब्लॉक की अपने नीरज सी क्लास अटेंड करने के बाद यूनिवर्सिटी की उस पुरानी और सस्ती सी कैंटीन की तरफ बढ़ा। दोपहर के 1 बज चुके थे। कैंटीन के उस भीड़ भाड़ वाले, शोर शराबे वाले माहौल में, जहां लड़के लड़कियां आज समोसे चाय के लिए लाइन में खड़े थे, देव की नजरें सिर्फ एक चेहरे को ढूंढ रही थी। वो चेहरा कैंटीन के सबसे आखिरी शांत कोने में एक पुरानी सी लकड़ी की मेज पर बैठा हुआ था। ये सुनैना थी। सुनैना ने अपने सामने एक प्लेट में 2 समोसे और 2 कप चाय रखी थी। वो बड़ी बेसब्री से देव का इंतजार कर रही थी। उसने वही साधारण सी गुलाबी कुर्ती पहनी थी और उसके चेहरे पर सादगी का वो नूर था जिसने आगे अनामिका जैसे हजारों डिजाइनर लड़कियां पानी भरती थी। देव को देखते ही सुनैना के चेहरे पर एक ऐसी सच्ची खिलखिलाती मुस्कान आई जो किसी भी इंसान की दिन भर की थकान को मिटा दे। सुनैना ने अपना हाथ हिलाकर कहा, देव यहाँ। देव मुस्कुराता हुआ उस भीड़ को पार करके सुनैना के पास पहुंचा। उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। सुनैना ने थोड़ा सा शिकायत करके लेकिन प्यार से कहा, इतनी देर कर दी तुमने, समोसे ठंडे हो गए। मैंने तुम्हारे लिए जानबूझकर एक्स्ट्रा चटनी वाले समोसे लिए थे। देव ने मुस्कुराते हुए चाय का वो पुराना और क्रैक हुआ कप उठाया। उसने चाय की एक घूंट ली। ये कैंटीन की वो 10 रुपए वाली चाय थी, लेकिन आज ये चाय देव को दुनिया की सबसे महंगी बेहतरीन कॉफी से ज्यादा स्वादिष्ट लग रही थी। सुनैना ने जो प्यार से मंगवाया था। देव ने चाय का घूंट भरकर एक हल्की सी शरारती मुस्कान में कहा, क्लास के बाद थोड़ा सा एक जरूरी काम आ गया था पार्टनर। आगे से सुनैना ने समोसे का एक छोटा टुकड़ा तोड़कर पूछा, जरूरी काम? कैसा काम? अरे हाँ, तुम्हें सुदेव के लिए शेफ का इंटरव्यू भी तो लेना था। क्या उसी की प्लानिंग कर रहे थे? उसकी बात सुनकर देव जोर से हंसा और उसने हंसकर कहा, नहीं सुनैना, वो तो आज हम दोपहर द ग्लास हाउस जाकर ही करेंगे। ये जो जरूरी काम था ना, ये बड़ा ही अजीब और मजेदार था। तभी सुनैना ने अपनी बड़ी आंखें से देव को हैरानी को देखकर कहा, बताओ भी देव, पहेलियां क्यों बुझा रहे हो? तभी देव ने अपना आधा खाया समोसा प्लेट में रखा। उसने टेबल पर आगे की तरफ झुककर बहुत ही मजेदार अंदाज में सुनैना को पूरी घटना के बारे में बताना शुरू करके पूछा, तुम हमारी यूनिवर्सिटी के उस घमंडी चीयर लीडर भूमिका को जानती हो ना? आगे से सुनैना ने थोड़ा चिढ़कर कहा, हाँ, वो जो हमेशा डिजाइनर कपड़े पहनकर हवा में उड़ती है, वो जो तुम्हें अपना नौकर समझती थी ना? उसकी बात सुनकर आगे से देव ने हंसकर कहा, हाँ बिल्कुल वही। आज सुबह वो कैफे में ले गई मुझे, और पता है उसने मुझे क्या ऑफर दिया? सुनैना ने पूछा, क्या? देव ने एक जोरदार ठहाका लगाकर कहा, उसने मुझे अपनी कजिन सिस्टर अनामिका का फेक बॉयफ्रेंड बनने का ऑफर दिया है। उसके बाद सुनते ही सुनैना के मुंह में जो चाय थी वो लगभग बाहर आने वाली थी। उसने खांस कर अपनी चाय निगली और अपने आंखें फाड़कर देव को देखने लगी। हैरान होकर कहा, क्या फेक बॉयफ्रेंड? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया देव? वो ऐसा क्यों चाहेगी? सुनैना को इस बात का बिल्कुल बेतुका और बकवास सा लग रहा था। तभी देव ने पूरी कहानी तफसील से बताकर कहा, अरे वो अनामिका किसी अमीर
नाम के समीर अमीरजादे से शादी करना चाहती है, लेकिन वो समीर उसे घास नहीं डाल रहा। वो भूमिका के उस मास्टरमाइंड दिमाग ने सोचा, अगर अनामिका मेरे जैसे फटीचर गरीब लूजर लड़के को अपना बॉयफ्रेंड बनाकर समीर के सामने ले जाएगी तो समीर का ईगो हर्ट हो जाएगा और वो जलन के मारे अनामिका को प्रपोज कर देगा। उसके बात सुनकर सुनैना की हंसी तो आई, लेकिन उसके दिल के किसी बहुत गहरे और छोटे कोने में एक अजीब सी चुभन हुई। ये वो चुभन थी जो हर एक उस लड़की को होती है जो किसी से बेइंतहा प्यार करती हो। कोई दूसरी लड़की चाहे वो नाटक ही क्यों ना हो, उसके प्यार पर अपना हक जमाने की कोशिश करे। सुनैना की हंसी अचानक रुक गई। उसने अपनी चाय का कप नीचे रखा, बहुत ही सीरियस होकर देव की आंखों में देखकर पूछा, और तुमने क्या कहा देव? तुमने मना कर दिया ना? सुनैना की आवाज में एक हल्की सख्ती आ गई। उसकी ये बात सुनकर देव ने अपनी हंसी रोकी। उसे सुनैना के चेहरे पर वो हल्की सी जलन साफ दिखाई दे रही थी। और सच कहूं तो देव को सुनैना का इस जलन में बड़ा प्यार, बड़ा मजा आ रहा था। यह कहते हुए देव ने अपनी भौहें उठाकर कहा, मना? अरे मैं मना क्यों करना था भाई, मुझे तो यह आइडिया बड़ा मजेदार लगा। आखिरकार मुझे भी तो देखने का मौका मिलेगा अमीरजादे जब किसी फटीचर को देखते हैं तो उनकी शक्लें कैसी होती हैं। मैंने हाँ कर दी सुनैना। आज रात 8 बजे मैं ब्लू लाउंज नाम के उस बड़े पब में अनामिका का बॉयफ्रेंड बनकर जा रहा हूँ। उसकी ये बात सुनकर आगे से सुनैना ने अपनी जगह से अचानक खड़े होकर कहा, तुम पागल हो गए हो देव? उसकी आवाज इतनी तेज और कंटेन के आसपास बैठे कुछ लड़कों ने मुड़कर उनकी तरफ देखा। सुनैना के ऊपर गुस्सा आ गया था। सुनैना की सांसें तेज हो गई। उसने गुस्से में कहा, देव, तुम उस अनामिका के साथ पार्टी में जाओगे, उसका हाथ पकड़ोगे, उसके बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करोगे। तुम्हें पता भी है वो अनामिका कौन है? वो शहर के बहुत बड़े डिजाइनर की मैनेजर है। वो लड़कियां बड़ी चालाक होती हैं। और तुम कल रात 25 गुंडों से लड़कर उस 15 करोड़ के विला के मालिक हो। और तुम इन बेवकूफ लड़कियों के बीच जाकर एक जोकर बनने जा रहे हो। सुनैना का गुस्सा सिर्फ देव के जोकर बनने पर नहीं, उसका असली गुस्सा तो ये था कि कोई और लड़की देव के साथ शाम गुजारेगी, उसका हाथ पकड़ेगी, और देव ने इसके लिए हाँ कर दी। सुनैना ने अपना दुपट्टा उठाया और गुस्से में मुड़कर कंटीन से बाहर जाने लगी। सुनैना ने मुंह फेर कर कहा, मैं जा रही हूँ, तुम जाओ अपने उस नई गर्लफ्रेंड के साथ। लेकिन इससे पहले कि सुनैना एक कदम आगे बढ़ा पाती, देव ने फुर्ती से आगे बढ़कर सुनैना का हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ में कोई दर्द नहीं था, बस एक ऐसा प्यार भरा अधिकार था जिससे सुनैना चाहकर भी खुद को छुड़ा नहीं पाई। देव ने सुनैना की तरफ अपनी तरफ खींचा और मखमली आवाज में कहा, नाराज हो गई पार्टनर? तभी सुनैना अपनी नजरें चुरा कर कहा, छोड़ो मुझे देव, तुम्हें जो करना है करो, मैं कौन होती हूँ तुम्हें रोकने वाली। उसकी यह नाराजगी देखकर देव के चेहरे पर एक बहुत ही खूबसूरत मुस्कान आ गई। उसने सुनैना के उस हाथ को अपने दोनों हाथों में बीच में लिया और उसे हल्का सा दबाकर कहा, तुम कौन होती हो सुनैना? तुम मेरी जिंदगी की वो रानी हो जिसके लिए मैंने इस शहर का सबसे बड़ा एम्पायर खरीदा। तुम वो हो जिसके एक आंसू की कीमत इस पूरी दुनिया की दौलत से भी ज्यादा है। ये कहते हुए देव ने सुनैना की आंखों में एक बहुत ही सच्चाई और गहराई से देखकर कहा, ये जो जलन है ना तुम्हारी आंखों में, ये मुझे यह एहसास दिला रही है कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। और सच कहूं तो मुझे यह जलन बड़ी प्यारी लग रही है। लेकिन मेरी जान, तुम्हें उस अनामिका और दुनिया की किसी लड़की से इनसिक्योर होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देवांशु ओबरॉय का दिल, उसकी जान, उसका यह साम्राज्य सिर्फ और सिर्फ सुनैना के लिए है और उसका हमेशा रहेगा। देव के इन शब्दों ने सुनैना के उस गुस्से को किसी बर्फ की तरह पिघला दिया। उसकी आंखों में जो जलन थी वो एक पल की खुशी में बदल गई। उसने अपना सिर नीचे किया और शर्म से उसके गाल लाल हो गए। सुनैना ने बड़ी ही धीमी आवाज में पूछा, तो फिर तुम आज उस पार्टी में क्यों जा रहे हो देव? तुम्हें इन ड्रामे की क्या जरूरत है? उसकी ये बात सुनकर देव ने अपनी खौफनाक और शातिर मुस्कान को वापस लाकर कहा, क्योंकि सुने ना, मुझे देखना है कि ये दुनिया कितनी खोखली है। वो अमीरजादा समीर जो बाप के पैसों पर घमंड करता है, आज रात जब इस फटीचर देव को असली रुतबा देखेगा, जब उसका वो ईगो मेरे जूतों के नीचे कुचला जाएगा, तो उसका नजारा मुझे देखना है। और दूसरी बात, ये कहकर देव ने आंखों में एक बड़ा ही चालाकी चमक आई। उसने अपनी बात को आगे बढ़ाकर कहा, वो अनामिका कोई और नहीं बल्कि आकृति मल्होत्रा की सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर है, द ग्लास हाउस में काम कर रही है। उसने मुझे पहचान लिया सुने ना, वो जानती है कि मैं 12 करोड़ की बिल्डिंग का मालिक हूँ। उसकी बात सुनकर सुनैना हैरान रह गई। उसने चौंक कर कहा, क्या? तभी देव ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, लेकिन मैंने उसे खामोश रहने का इशारा कर दिया। मुझे लगता है कि वो अपनी इस फेक बॉयफ्रेंड वाली चाल को
हकीकत में बदलने की कोशिश करेगी, क्योंकि उसे मेरी दौलत का पता चल चुका है। वो लालच में अंधी हो चुकी है और मुझे मुझे ऐसे लालची लोगों के घमंड को तोड़ने में बड़ा मजा आता है। आज रात का वो ड्रामा सिर्फ एक फेक बॉयफ्रेंड का ड्रामा नहीं होगा, वही शहर के रईसों के मुंह पर एक ऐसा तमाचा होगा जिसकी गूंज कल सुबह तक सुनाई देगी। सुनैना अब देव के इस मास्टर प्लान को पूरी तरह समझ चुकी थी। वो जानती थी कि जो देव करता है उसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह होती है। इसलिए सुनैना ने मुस्कुराकर देव का कॉलर ठीक करके कहा, ठीक है मिस्टर ओबरॉय, जाओ आज रात उस पार्टी में और उन सबको उनकी औकात याद दिलाकर आना। लेकिन याद रखना, तुम सिर्फ मेरे हो। आगे से देव ने सुनैना की आंखों में आंखें डालकर कहा, सिर्फ तुम्हारा। कैंटीन के उस प्यार भरे पल के बाद देव और सुनैना दोनों यूनिवर्सिटी से बाहर निकले और द ग्लास हाउस की तरफ चले गए। दोपहर के 2 बज गए थे। द ग्लास हाउस में काम अब बड़ी तेजी से चल रहा था। अनामिका हाफ डे लेकर जा चुकी थी, लेकिन आकृति मल्होत्रा खुद वहां खड़ी होकर काम करवा रही थी। देव और सुनैना ने बिल्डिंग के एक शांत हिस्से में कुर्सियां लगवाई। आज उन्हें अपने रेस्टोरेंट सुदेव के लिए मेन शेफ और स्टाफ का इंटरव्यू लेना था। मनीष ने शहर के कई बड़े होटल रेस्टोरेंट से एक्सपीरियंस शेफ को बुला लिया था। इंटरव्यू के दौरान देव ने पूरी कमान सुनैना के हाथों में सौंप दी। देव ने सुनैना से कहा, सुनैना, खाना और स्वाद तुम्हारा डिपार्टमेंट है, तुम जो फैसला करोगी मुझे मंजूर होगा। सुनैना ने एक एक करके सारे शेफ का इंटरव्यू लिया। उनमें उनके मसालों के बारे में, खाने पकाने की नई तकनीक के बारे में, सबसे जरूरी खाने में छुपे उस घर वाले स्वाद के बारे में बहुत ही कड़क सवाल पूछे। जो सुनैना कभी ठेले पर सैंडविच बेचती थी, वो आज बड़े बड़े 5 स्टार होटल के शेफ का पसीना निकाल रही थी। देव चुपचाप बैठा सुनैना को देख रहा था। उसे आज फिर से यकीन हो गया कि उसने अपनी दौलत बिल्कुल सही हाथों में सौंपी है। सुनैना सिर्फ एक खूबसूरत लड़की नहीं, बल्कि वो बड़ी तेज और समझदार बिजनेस वूमन बन चुकी थी। शाम के करीब 6 बजे तक उन्होंने सुदेव के लिए एक हेड शेफ, 2 असिस्टेंट शेफ और 10 वेटर स्टाफ को फाइनल कर लिया। जहां तक एक तरफ द ग्लास हाउस में सुदेव का सपना हकीकत हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ विशाखापट्टनम में एक बहुत ही पॉश अपार्टमेंट में अनामिका अपने उस शिकार को फंसाने की तैयारी में जी जान से जुटी हुई थी। अनामिका अपने कमरे में शीशे के सामने खड़ी थी। उसने अपनी अलमारी से अपनी सबसे खूबसूरत, सबसे कातिलाना, सबसे महंगी ड्रेस निकाली। यह एक डीप वाइन रेड कलर का बैकलेस गाउन था, जो उसके शरीर पर हर एक बनावट को बहुत ही खूबसूरती से उभार रहा था। उसने अपने बालों को कर्ल किया, एक बहुत ही डार्क और सिडक्टिव मेकअप किया, अपने गाल में एक पतली सी डायमंड की चेन पहनी और अनामिका शीशे में खुद को देखकर बड़े ही शातिर तरीके से मुस्कुरा रही थी। अनामिका ने अपने होठों पर लाल लिपस्टिक लगाकर खुद से कहा, आज रात आज रात मैं उस अमीर समीर को दिखाऊंगी कि मैं क्या चीज हूं। मेरा असली निशाना समीर नहीं, मेरा निशाना असली वो देवांशु ओबरॉय है। क्या अनामिका पहुंच पाएगी देवांशु ओबरॉय तक? क्या पहले ही समझ पाएगा देवांशु उसकी इस हरकत को? क्या होगा आगे की कहानी में? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी कहानी इंस्टा मल्टी मिलेनियर वेटर के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।